जहाँ पे क्या था, बोथ टेल्स बोला था, मतलब जैसे बोथ टेल के लिए जब एक्स सॉरी बोथ हेड के लिए जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो ये जब दोनों भी एच एच आते थे, नंबर ऑफ मतलब हेड्स ही सिर्फ होते थे, नंबर ऑफ हेड्स 2 टाइम होते थे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स के लिए क्या था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, तो 3/4 इंटू 3/4 ऐसा लिखना होता था, और 9/16 आ जाता था। बट देखो हम लोग जब कल प्लस कर रहे थे, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, 16/16 नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है ना, जैसे एच पी था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 हेड एंड 1 टेल लिखा, बट एक और टेल है तो उसको भी प्लस करके लिखना पड़ेगा, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा। सर क्लियर तो नहीं है। अच्छा क्लियर नहीं है, दिख रहा है अभी? सर पता कैसे चलेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का वो लगाना है कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कैसा था ना, जो हमारा कॉइन है, मतलब वो कैसे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू नहीं दिया था, अब इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिया था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने टेल कैलकुलेट कर लिया। अब हेड और टेल जो है वो दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। अब इसमें कैसा है ना, कि जैसे इसके पहले वाले सब में वहां पे स्मॉल n दिया था कि इतने नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है। और इसमें हम लोग ने n को यहाँ पे ऐसा कुछ कहीं दिया नहीं है ना, कि कितनी बार मतलब सेलेक्ट किया है या कितनी बार टॉस किया, वैसा मतलब कैसा कि ये जो कॉइन था वो बायस्ड था, और हेड जो है वो 3 टाइम्स आना चाहिए, कैसे कंपेयर टू टेल में। और यहाँ पे कुछ और मतलब कंडीशंस गिवन नहीं था, नंबर ऑफ टेल से सिर्फ कैलकुलेट करना था। तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना था, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, अब यहाँ पे ये पहला वाला जो हमने सम सॉल्व किया था, वो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला NCX वाला, यहाँ पे देखो n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब कैसा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जिससे, जो कि आप लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिखते थे। तो जब यहाँ पे n का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, स्मॉल n का वैल्यू। तो जब दोनों हेड होंगे तो यहाँ पे ये लिखना है, और ये कैसा था मैं बता अभी, बार हेड और एक बार टेल लिखा ना, तो एक बार टेल एक बार हेड भी लिखना पड़ेगा। के बाद में वापस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का लिखता हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी सर ये ऑफ, सेकंड मेथड है। नहीं सेकंड मेथड नहीं है, क्योंकि देखो कल जो हमने सम सॉल्व किया था ना, उसमें 9/16 3/16 मैंने सिर्फ आप बताया था कल, देखो कि 9/16 3/16 और 1/16 है, तो प्लस करने के बाद 13/16 आ रहा है, एक 3 नहीं आ रहा था, मतलब +3 नहीं आ रहा था, और तो वो +3 को भी लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो था वो कितना है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, 3/4 हो जाएगा, सॉरी 3/16, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। सो 3/16 प्लस 3/16, ये कितना हो जाएगा 6/16, ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो आप लोग लिखेंगे ना, इसको ऐसे लिखिएगा 6/16 लिख दीजिएगा, क्योंकि कैसा हो जाएगा 9 + 6 कितना होगा 15, 15 + 1 कितना हो जाएगा, NC4CD ऐसा सब दिया है ना, कॉम्बिनेशन के फैक्टर में लिया है, उसको कंसीडर ही हाँ नहीं किया है, उसको कंसीडर ही नहीं किया। मतलब कुछ और मेथड से किया है, मतलब सॉरी कुछ आंसर क्या क्या एक बार बता सेट सकते वाइज हो? सिर्फ 6 हटा दिया है, 4 को हटा दिया है, ऐसा सब है थर्ड में। 6 और 4 को हटा सर वो दिया है। प्रोबेबिलिटी x = 2 है ना, तो वहां पे 4 लिखा है आंसर। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखता हूँ मैं आंसर क्या है।
उसमें ये सब 1 4 ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो शायद से करेक्शन होगा उसमें। पेज नंबर बोलना आंसर का। नहीं नहीं, मतलब उसमें करेक्शन होगा फिर, क्योंकि ये 4C1 वाले जो टर्म्स है वो लिखने ही होंगे ना। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ लास्ट में उसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। अ रैंडम वेरिएबल x a random variable x has the following probability distribution, has the following probability distribution। इसका मतलब इसका जो सम है वो पहले से ही दिया गया है। जो रैंडम वेरिएबल x है यहाँ पे पहले से ही क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तभी बनता है जब उसका सम कितना आता है, प्रोबेबिलिटी का 1 आता है। कितना आता है सम उसका, 1 आता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे x का वैल्यूज दिया है। x के लिए स्टूडेंट दिया है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो स्टूडेंट 0 है, k है 2k और फिर 3k, फिर k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट में k दिया है, सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा बोला है कि x का वैल्यू जो है ना वो 3 से लेस देन है। लास्ट पार्ट में ऐसा बोला गया है p का वैल्यू जो है वो x क्या है, ग्रेटर देन 4 है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। इसमें देखो क्या है, रैंडम वेरिएबल x है, हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल x जिसके नंबर 0 से लेके 7 तक है और उसका प्रोबेबिलिटी उसके नीचे दिया गया है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसका मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उसको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमने पीएमएफ में देखा है अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, इसका मतलब को हम लोग इक्वल टू अगर 1 प्रूफ कर देते तो वो क्या होता था, वहां पे हमारा सम करेक्ट हो जाता था। उसमें कैसा रहता है ना, जो प्रोबेबिलिटीज है इन सबको ऐड करने के बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनको ऐड करने के बाद इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे, सिंस द गिवन फंक्शन हैज पीएमएफ, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पहले से ही है स्टूडेंट। तो इसका जो सम होगा मतलब किसका, प्रोबेबिलिटी का, तो समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। अब x का वैल्यू पहले क्या पुट करोगे, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कहां तक, 7 तक। तो प्रोबेबिलिटी जो भी होगा एट x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी जो भी होगा x इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4, प्रोबेबिलिटी 5 और 6 और 7। इन सबको प्लस करने के बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 0 पे कितना प्रोबेबिलिटी है, 0 है, तो यहाँ पे लिखो 0 प्लस, फिर क्या है, k प्लस 2k है, तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस क्या है यहाँ पे, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद में तो k प्लस 2k कितना हो जाएगा, 3k, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8,
8 के बाद में यहाँ पे ये क्या है 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 3 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। सर आपने विदाउट स्क्वायर वाले सिर्फ नंबर काउंट किए ना? हाँ, सिर्फ के वैल्यूज हमने ऐड किए हैं। ओके। तो यहाँ पे जो विदाउट स्क्वायर वाले नंबर है वो क्या है 9 के हैं, और स्क्वायर वाले कितने हैं 7 + 2 9, 9 + 1 कितना हो 10। जाएगा 10, तो 10 के स्क्वायर प्लस 9 के, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक भी नहीं है, ये +1 है, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 = 0। ये ऐसा आ रहा है 10 के स्क्वायर प्लस 9 के -1 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये। तो हम इसको क्या करेंगे अब यहाँ पे सर ये 10K + 9K कहाँ से आया? देखो, ये जैसे के स्क्वायर है ना, और ये 2k स्क्वायर है, और ये 7k स्क्वायर है, तो लाइक टर्म्स है ना ये तीनों, तो इनको प्लस करोगे तो 1 + 2 3, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, और फिर बाकी के सिर्फ टर्म्स k + 2k कितना हो जाएगा 3k, +2 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 3 + 2 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। सो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस क्या हो जाएगा 1 = 0। ये ऐसा आता है, समझा ये। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, ये देखोगे 1 है और ये 10 है, तो जब 1 को और 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 × 10 कितना हो जाएगा 10, 10 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसको माइनस करने के बाद 9 आना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड। 10 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 = 0। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में इसमें 10 है और क्या है k है, तो 10k हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा k + 1 हो जाएगा। इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है, तो नेगेटिव मतलब -1 बाहर निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा k + 1 = 0। ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स जो है वो स्टूडेंट्स इक्वल होना चाहिए, k + 1 k + 1। तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर लिखोगे 10k - 1, और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर। नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है जो कि आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है ना, तो इसको स्प्लिट करके 0 के इक्वल लिख दो, 10k - 1 = 0 और k + 1 = 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा k का वैल्यू, ये -1 अगर वो साइड जाएगा तो +1, और 10 मल्टीप्लिकेशन में ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक k का वैल्यू 1/10 मिल गया, और दूसरे का क्या हो जाएगा -1। अच्छा, k का वैल्यू जो है यहाँ पे -1 है, नेगेटिव नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता, परफेक्ट। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखोगे k ≠ -1, तो k का वैल्यू हमें कितना मिल गया 1/10। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया। क्या फाइंड करना था k का वैल्यू। अब क्या दिया है, जो x है उसका वैल्यू जो है वो 3 से लेस देन है, जो x है उसका वैल्यू 3 से लेस देन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 3। अगर इसमें जो x का नंबर देखेंगे तो 3 से लेस देन कौन कौन से नंबर है, 0 है, 1 है और 2 है। सेकेंड पार्ट में ऐसा बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना उसमें x का वैल्यू जो है वो 3 से लेस देन है, इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन है। तो 3 से लेस देन कौन कौन से नंबर है, 0 है और 1 है और क्या है 2 है, ठीक है। तो 0 के लिए कितना था 0 था, और फिर 1 के लिए कितना है k है, और 2 के लिए कितना है 2k है। अच्छा, k + 2k कितना हो जाएगा 3k। अच्छा, k का वैल्यू जो है वो 1/10 था स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्या हो जाएगा 10। सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। लास्ट पार्ट के लिए, लास्ट पार्ट में स्टूडेंट क्या बोला गया था, जो प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पे x का वैल्यू 4 से मोर देन है, 4 से क्या है मोर देन, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 5, 6 और 7 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी जो है वो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, मोर देन 4 है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 5, 6 और 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे P5 के लिए स्टूडेंट्स k स्क्वायर था, 6 के लिए 2k स्क्वायर है, और 7 के लिए 7k स्क्वायर प्लस k था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे k स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 10 3, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10, सो 10k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा। और k का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 10, k का वैल्यू 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो ये देखो 1/10 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो 10 है वो 2 टाइम्स है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, 10 बचेगा यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि ये 1 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 1/10 बचेगा, प्लस 1/10 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2/10, इसका मतलब 1/5। ठीक है, सो कुछ डाउट है आप लोगों को ये सब में? अच्छा, नेक्स्ट फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस जो है ना, ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 मार्क्स के लिए आता है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50% होता है, और टेल आने के लिए प्रोबेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, 50% होता है। सो 50% अगर हम लोग बोल दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसको हाफ बोलोगे, हाफ एक्सपेक्टेड मतलब वैल्यू किसके लिए होगा, हेड के लिए, और हाफ ही किसके लिए होगा, टेल के लिए हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक कॉइन है, एच है, जिसका यहाँ पे फेस क्या है, एच और टी है, हेड आने के लिए जो चांसेस है यहाँ पे 50% है, और टेल आने के लिए भी कितना है, 50% है। सो एक्सपेक्ट 1/2 है, और टेल के लिए भी कितना है, 1/2, और इन एक्सपेक्टेड वैल्यू को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि बेस में 2 है और न्यूमरेटर में अगर प्लस करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 2, और 2/2 कितना आ जाएगा, 1। और हमेशा याद रखना एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह जो भी होंगे वो सब कभी भी ग्रेटर देन वगैरह नहीं होते हैं 1 से। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली देखो होता क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूं पहले मैं, let x be a random variable, let x be a random variable let x be a random variable whose possible values x1, x2, x3 एंड xn है। जैसे कि पहले देखो ना, हम लोग नंबर जो लिखते थे x के लिए, इसके पहले वाले सम में ही जो x का वैल्यू था वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा था, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड हम लोग x का वैल्यू जो है वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, x1, x2, x3 और xn तक। ठीक है, अकर प्रोबेबिलिटी अकर विथ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब जैसे कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो, सॉरी, अगर कभी भी टेबल अगर देखते हैं हम लोग, तो जैसे उसमें जो फर्स्ट वाला रो होता है वो x के लिए होता है, जो दूसरा वाला रो होता है वो किसके लिए होता है, p ऑफ x के लिए होता है। रैंडम वेरिएबल में जो x है उसका x1, x2, x3 ऐसे ही कहां तक है, xn तक है। प्रोबेबिलिटी भी p1, p2, p3 कहां तक है, ये pn तक है।
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, x1 x2 x3 xn तक अकर विथ प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 pn रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमने इसमें ये स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन किया है, x को और p ऑफ x को डिफाइन किया है कि यहाँ पे x जो है रैंडम वेरिएबल है और उसके नीचे उसकी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू और अरिथमेटिक मीन, इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, द एक्सपेक्टेड वैल्यू और अरिथमेटिक मीन x डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर अरिथमेटिक मीन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x रहेगा और म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इज डिफाइंड एज और इज डिफाइंड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू या फिर म्यू इक्वल्स टू, हम ना इसमें सिग्मा लिखेंगे और जो यहाँ पे है रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटीज है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब x1 को मल्टीप्लाई करना है p1 के साथ, x2 को p2 के साथ, x3 को p3 के साथ, xn को pn के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिग्मा लिखोगे, नहीं तो सिग्मा पहले मत लिखो, x1 इंटू क्या हो जाएगा p1, फिर x2 इंटू क्या हो जाएगा p2, ऐसे ही x3 इंटू क्या हो जाएगा p3, लास्ट में क्या आएगा xn इंटू pn आ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है तो x को और p को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, लास्ट का लास्ट के साथ, ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग ये देखो, ये सबका समेशन है, ये समेशन है और यहाँ पे नंबर्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 1 है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है और एंडिंग कहां से हो रहा है, m तक हो रहा है। तो हमने इसका नोटेशन सिग्मा में कैसे लिखेंगे, सिग्मा, और एक हम यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करते हैं जो i है, i इक्वल्स टू 1 है, मतलब x1 था ना, ये x1 था, तो i का वैल्यू जो 1 है और लास्ट में क्या है n है और xi इंटू क्या है pi है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो इसके लिए क्या है यहाँ पे, सिग्मा किसका है, xi इंटू पी आई, ये जो i है ना, ये ना देखो एक साइक्लिक मतलब चयन है यहाँ पे,